ओके एवरीवन, तो जो हम टॉपिक देख रहे थे प्रस्तावना, भाग और अनुसूचियां, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख लिए थे। ये उसी सीरीज का पार्ट 2 है। अगेन हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे चैप्टर्स रहने वाले हैं आपके किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है। तो प्रस्तावना मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ा दी थी, तो उसका क्रम आपको पता होना चाहिए। इवन प्रेम्बल आपको रटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जो भी शब्द आपको दिए हैं, मैंने उस दिन भी कहा था बोल्ड में जो चीज़ें लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो अगर हम इन सबको देखें तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका प्रभुत्व संपन्न आएगा, उसके बाद आपका समाजवादी आएगा, देन आपका धर्मनिरपेक्ष आएगा, लोकतांत्रिक एंड गणराज्य लास्ट में लिखा था, तो वो आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। अगला सवाल है प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या आशय है। तो हम भारत के लोग क्या कहते हैं? भारत की सरकार से मतलब है, उसका उच्च न्यायालय से मतलब है, भारतीय संसद से मतलब है, या फिर भारत के लोग, डायरेक्ट वही मतलब निकलता है। तो यहाँ पर ये मतलब पूछा जा रहा है आशय क्या है। तो भारत के लोगों का आशय जो है वो भारत की सरकार से हो जाता है। कैसे भारत की सरकार से? क्योंकि यहाँ पर भारत की सरकार को कौन चुन रहा है? भारत की सरकार को वहाँ की जनता चुनती है। और हम देखते हैं अपने संविधान में, अपने प्रेम्बल में हम दो शब्दों को देखते हैं। एक हम देखते हैं डेमोक्रेटिक और दूसरा हम देखते हैं रिपब्लिक। तो इन दोनों को देखते हुए जो है हम क्या आंसर टिक करेंगे? हम ए आंसर को टिक करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला कहता है प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर नहीं करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, हम क्या करें? भाईचारा निभाएं, बंधुता। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर। ठीक, अगला सवाल है भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का क्या अर्थ है। तो अभी जस्ट मैंने बताया बंधुता का अर्थ है भाईचारा। ठीक है, राजस्व नहीं होगा, मित्रता नहीं होगा, प्यार और लगाव नहीं होगा। भाईचारा ही शब्द क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग थे, उनमें मित्रता से भी ज़्यादा जो एक फीलिंग हो सकती है वो भाईचारे की हो सकती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। देखो, हम अधार्मिक तो है नहीं कि हमने किसी भी धर्म को नहीं माना, यानी कि हमारे यहाँ किसी भगवान की पूजा नहीं होती, कोई मस्जिद नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। अगर वो सीन होता तो हम अधार्मिक हो जाते। अगर हम धर्म के विरुद्ध होंगे तो हम किसी एक धर्म के विरुद्ध होंगे, या तो हम हिंदुओं को मंदिर नहीं बनने देंगे अपने यहाँ पे, या फिर मस्जिद नहीं बनने देंगे। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। फिर लोगों के धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता है, तो ये तो है ही कि हाँ, हम लोगों के धार्मिक भावनाओं को जो स्टेट है वो वहाँ की जो लोग हैं उनको ध्यान में रखता है। लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। क्या भारत को किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ सारे धर्म आपको देखने को मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ है। तो यानी कि सिंपल से ये पूछ रहा है धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो धार्मिक पूजा पाठ की अनुमति नहीं है, या फिर राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण दिया गया है, या फिर धर्म नागरिक का एक व्यक्तिगत मामला है। राज्य इसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो, यहाँ पर बी भी हो सकता था। क्यों भी हो सकता था? क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहाँ पर 25 से 28 में क्या दिया गया है आपको? ये आपका फंडामेंटल मूल अधिकार दिए गए हैं आपको धर्म से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर धर्म जो है वो आदमी का व्यक्तिगत मामला हो जाता है। मैं आज हिंदू हूँ, ठीक है, इट्स ओके। कल को मुझे लगता है कि मुझे पारसी धर्म अपना लेना चाहिए, या फिर हम आर्य बन जाएं, आर्य समाज से जुड़ जाएं, या फिर मैं मुस्लिम बन जाऊँ, तो बिल्कुल मुझ पे डिपेंड करता है, मैं कर सकती हूँ। और मेरे से कोई सवाल नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, या फिर आपने ऐसा किया तो आपको देश से निकाल दिया जाए। कोई एक्शन राज्य नहीं लेगा। राज्य इन द सेंस देश कोई भी एक्शन इसके लिए नहीं लेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। तो यहाँ पर बी जो है, सी जो है मतलब ज़्यादा परफेक्ट जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट लिया है ये हमने वेस्टर्न कंट्रीज से लिया है, ठीक। लेकिन वहाँ का कॉन्सेप्ट और हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। वहाँ पर एक दूसरे के कार्य में राज्य और धर्म का कठोर हस्तक्षेप देखने को मिलता है, राज्य और धर्म में।
हमारे यहाँ क्या है, राज्य जो है वो सकारात्मक तरीके से हस्तक्षेप करता है। कैसा सकारात्मक हस्तक्षेप, यानी कि अगर मान लो मुसलमान ताजिया लेकर निकल रहे हैं, या फिर कहीं पर हिंदुओं का कोई जागरण हो रहा है, या फिर क्रिसमस वाले दिन चर्च में बहुत भीड़ है और किसी प्रकार का दंगा हो जाता है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, तब तो राज्य इंटरफेयर करेगा कि आपको आपका काम करने से रोकेगा, अदरवाइज नहीं रोकेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें डिफरेंस दिया गया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है? तो भारत एक जो है वो धार्मिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, पूंजीवाद या फिर कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र नहीं है भैया, हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट भी नहीं है, हम ना कोई धार्मिक राज्य है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किन संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को किया था? किसने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव को? तो यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली ये पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था, बाद में इसका नाम प्रस्तावना रखा गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और BN राव को जो है वो भारतीय संविधान का एडवाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवाइजर या सलाहकार। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ये सवाल भी आपको याद रखना। और भीमराव अम्बेडकर को तो फादर कहा जाता है, संविधान का पिता। ठीक, तो ये भी याद रखना। अगला सवाल कहता है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? यानी कि क्या ये जो शब्द लिखे हैं ये सारे थे या फिर कुछ नहीं थे? अगेन मैं यहाँ पर आऊँगी वापस 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस किए गए थे। प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष नाम का एक शब्द जोड़ा गया था। तो ये तो बात कर रहा है 1950 की, उस समय ये शब्द थे नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया। बी को पढ़ेंगे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर एक लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पर देखो, एक लोकतांत्रिक ने एक संपूर्ण लोक प्रभुत्व संपन्न है ना, हम लोकतांत्रिक तो सिर्फ था नहीं, प्रभुत्व संपन्न भी तो था। तो ए और बी में से कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए बी विल बी दी आंसर। याद रखना इस चीज को। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पर ये है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, संघ नाम का कोई शब्द नहीं है, ये शायद मैंने फर्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन कराया था। फेडरल नाम का कोई शब्द नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा फेडरल, फोर्थ। अगला सवाल कहता है, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो जनता के पास जो है अंतिम शक्ति होती है, चाहे तो सरकार बना दे और चाहे तो सरकार गिरा दे। अगला सवाल, भारत की एक गणतंत्र है क्योंकि? भारत एक गणतंत्र है क्योंकि? इसलिए गणतंत्र है हम क्योंकि हम निश्चित समय के लिए राज्य का एक अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी कि इलेक्ट होता है। हम एक निश्चित समय के लिए एक सदस्य को, एक मेंबर को चुनते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम फिर नया इलेक्शन करते हैं 5 साल बाद, और बीच में सरकार गिर गई तो बीच में ही हम इलेक्शन करवा लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय? क्या हम साम्यवादी हैं, लोकतांत्रिक हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष? तो भैया धर्मनिरपेक्ष पढ़ा, समाजवादी पढ़ा, लोकतांत्रिक पढ़ा, लेकिन हमने साम्यवाद अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिस्ट। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। तो हम कम्युनिस्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते। कम्युनिस्ट सिस्टम जो है वो अपने यहाँ फ्रीडम शब्द जो है उनके यहाँ जरा कम होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप रूस और चाइना, इस प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार या फिर कम्युनिस्ट जो है साम्यवादी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है। इट मीन्स वहाँ जैसे अपने यहाँ बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और उस पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे नेता होते हैं और समय समय पर वही एक उभर करके सामने आता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फ्रीडम नाम का जो एक शब्द है, जरा वहाँ पर कम लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है। अगला सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? राज्य क्षेत्र इन द सेंस कि कौन सा आपका एक यूटी नहीं है,
ठीक है, यूटी नहीं है। तो पुदुचेरी, दमन दीव, नागालैंड, लक्षद्वीप, तो नागालैंड जो है वो हमारा यूटी नहीं है, दमन दीव है, पुदुचेरी है और लक्षद्वीप भी है। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, तो टोटल 28 राज्य हैं। ये मैप दिया है आपका, जरा एक बार हम बहुत ही फुर्ती से नजर डाल लेंगे और 1 2 3 लिख लेंगे कि कौन सा भारत का एक राज्य है, कौन सा नहीं है। तो भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो यूटी हो गए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार और आपका राजस्थान, 7 8 हो गए, मध्य प्रदेश 9 हो गया, छत्तीसगढ़ 10 हो गया, झारखंड 11 हो गया, उड़ीसा 12 हो गया, वेस्ट बंगाल 13 हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया 14 और कर्नाटक हो गया 15, गोवा हो गया 16, केरला हो गया 17, तमिलनाडु हो गया 18, आंध्र प्रदेश हो गया 19, तेलंगाना हो गया 20, ठीक है। और 20 के बाद हम आ जाएंगे इस तरफ, 21 हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो गया 22, नागालैंड हो गया 23, मणिपुर हो गया 24, 25 हो गया मिजोरम, 26 हो गया आपका त्रिपुरा और असम हो गया 27वां और 28वां हो गया मेघालय। तो भाई साहब ये हैं आपके 28 राज्य और यहाँ पर हम लिखेंगे यूटी। कितनी यूटी है प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास? हमारे पास है 8 यूटीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। 8 के नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या है पहला है आपका जम्मू कश्मीर J&K, दूसरा है आपका लद्दाख, ठीक है, तीसरा है आपका चंडीगढ़, ठीक है, चौथा है आपका दिल्ली, पांचवा है आपका पुदुचेरी, छठा है आपका दमन एंड दीव और दमन एंड दीव के साथ साथ एक और कौन सा? दादर नागर हवेली, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था ना, दादर नागर। फिर इसके बाद आपके 2 बचते हैं, एक बचता है लक्षद्वीप और दूसरा बचता है अंडमान एंड निकोबार। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, बहुत ही बेसिक सी हैं। अगला सवाल है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भाई भारत के संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, याद रखना है इस बात को। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम पे। जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि अगर हम 1950 की बात करें तो उस समय कितनी थी? उस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की संख्या है? तो कितनी है? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाएं कौन सी हैं? ये है 22 भाषाएं। देख लो यहाँ पर, एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी इसमें शामिल है क्या, या फिर मराठी है क्या, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक, तो ये जरूर याद कर लेना। उसके अलावा और यहाँ पर आर्टिकल्स, अनुच्छेद अगर पूछे 344(1) और 351 में आपके 8th कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है बातें करी गई हैं। किससे रिलेटेड? लैंग्वेज से रिलेटेड। पहला जो है अमेंडमेंट हुआ था लैंग्वेज वाले पार्ट में, वो 21st अमेंडमेंट था, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन, इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, उसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और फिर 92वां यानी कि 92 अमेंडमेंट होता है। 92 अमेंडमेंट जो है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये बात आप याद रखना और अमेंडमेंट्स भी याद रखना। मैंने एक ट्रिक बनाई थी, 21 + 71 = 92। तो ये सारे जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो पहले में 1 भाषा जोड़ी जाती है, दूसरे अमेंडमेंट में 3 भाषाएं और फिर आपकी 4 भाषाएं। तो पहले कितनी थी? पहले थी 16, ठीक है, 16 भाषाएं थी। फिर आपकी कितनी हो गई है? 22। तो 16 4 20, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो पहले आपकी कम थी, 14 हुआ करती थी, उसके बाद आपकी और जोड़ दी गई तो 22 हो गए, ठीक। चलो अगला सवाल क्या कहा जा रहा है? अगला सवाल कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो देखो मैंने आपसे कहा था ना, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। संस्कृत नहीं है, सिंधी नहीं है, नेपाली नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। तो भाई अंग्रेजी शामिल नहीं है, ये आप ध्यान से देखिए, अंग्रेजी जो है वो कहीं भी नहीं आती है। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई? तो अंग्रेजी, सिंधी, अंग्रेजी तो है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट हटा दो। फिर अगर कहीं अंग्रेजी दिख जाए तो वो भी हटा देना, ठीक। तो बाद में आपकी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
या फिर आपकी संस्कृत सिंधी, संस्कृत बाद में नहीं जोड़ी गई तो ये वाला पार्ट हटा दो। उसके बाद आपका बचता है सिंधी पहले अमेंडमेंट में जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई थी, मणिपुरी और नेपाली, तो ये आपका सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, मराठी और आठी तो हमने पढ़ा नहीं, बाद में जोड़ी गई, ये पहले से थी, तो सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपकी 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, तो यहाँ पर हो गया मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये तीनों भाषाएं आपकी 71st अमेंडमेंट में, और ये आपकी सिंधी जो है पहले अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी, तो यहाँ पर ये 4 भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई। ठीक, आगे जो अगला सवाल है वो कहता है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो अगेन सिख भाषा नहीं शामिल है, कन्नड़ है, कोंकणी है और सिंधी है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, तो जरा ध्यान से इनको पढ़िएगा। अब ये हमारा जो है आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसके आगे के सवाल जो है हम इसके पार्ट 3 में देखेंगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।